नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल की इस श्रृंखला में साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान और भारतीय मरुस्थल के बारे में। जानेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, उसके कौन कौन से भाग हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और उससे संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ना। टॉपिक है आपका कौन सा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, हम हमारे भारत के मैप में देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसे ही आप शिवालिक हिमालय से दक्षिण की ओर जाते हैं या उससे दक्षिण की ओर आते हैं तो दक्षिण की ओर का जो भाग है वो संपूर्ण भूभाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये किन नदियों के आसपास वाले क्षेत्र को बोला जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। यह इनकी जो सहायक नदी है उनके द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए हैं उस क्षेत्र को बोला जाता है साथियों कौन सा मैदान? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो मैं पहले यहां पर थोड़ा मैप बना दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको मैप के जरिए से बता देता हूं कि यहाँ इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो मैंने आपको हिमालय के इस वाले भाग में बताया था कि ट्रांस हिमालय है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके दक्षिण में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम था वृद्ध हिमालय। उसका नाम क्या था? वृद्ध हिमालय। उसके दक्षिण वाले भाग में जो हमने पढ़ा था उसे हमने पढ़ा था लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण वाले भाग को हमने पढ़ा था शिवालिक हिमालय के नाम से। ये वाला जो भाग था कौन सा था? शिवालिक। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो शिवालिक है इसके दक्षिण वाले भाग में, यानी कि यह जो भूभाग है ये वाला, ठीक, ये इस वाले क्षेत्र को जो नाम दिया गया है साथियों, ये वाला भूभाग है आपका कौन सा? उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। ये इससे थोड़ा और भी ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल यहीं तक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप साथियों, ठीक है, ये वाला। अब हम बात करें इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की, तो ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में ये बनाता है कि जो शिवालिक हिमालय है उस शिवालिक हिमालय की बात करें। शिवालिक के दक्षिण में मैंने बताया आपको क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और शिवालिक हिमालय है, इन दोनों के बीच का जो भाग है या इन दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसे जिस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, उसका नाम है HFF। ध्यान रखना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सचर जोन, मेन बाउंड्री फॉल्ट, उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भाग है वो है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। नाम क्या है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक। अब ये मैंने बताया आपको कि ये किन किन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से बना हुआ है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और एक और कौन सा? सिंधु। इन तीनों की जो भी सहायक नदी है उन सभी वाले के आसपास वाले क्षेत्र को ही बोला है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र से, यानी कि हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक की बात करें तो यह जो मैदान है, बात मैं कर रहा हूं मैदान की, तो ध्यान रखना ये मैदान लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 3200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसके यदि हम उच्चावच की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका जो उच्चावच है वो ज़्यादा नहीं है। ध्यान रखना, क्षेत्र पूछे तो 3200 किलोमीटर। ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान को
यानी कि यहाँ पर कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। मैं कुछ ऐसे भाग जो डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि वो भाग कौन कौन से हैं, तो इसी के भाग, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भाबर, आपने सुना हो तराई, आपने सुना होगा बांगर, आपने सुना होगा खादर, ठीक, और आपने सुना होगा एक डेल्टा। ये तो नॉर्मल ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये है कहां पर। मैं उनके अभी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसके प्रादेशिक भूभाग की बात नहीं कर रहा हूं कि उसका प्रादेशिक भूभाग कहां पर और किस क्षेत्र में है, केवल इतना कि इसको और कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। अब इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर ये बनाया आपके सामने उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो यह वाला भाग है, इस वाले यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, इस वाले भागों को हम बोलते हैं भाबर। भारत, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? भाबर। जो कि ऐसा हम मानते हैं या ऐसा हमने पढ़ा है कि जो सिंधु नदी से लेकर जो तीस्ता नदी है, सिंधु नदी से लेकर कौन सी नदी? तीस्ता नदी जो है, उसके बीच का फैला हुआ भाग है आपका कौन सा? भाबर, ठीक। भाबर से मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, लेकिन थोड़ा समझिएगा। भाबर के दक्षिण वाला जो भूभाग है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं तराई। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? तराई। तो चलो, भाबर और तराई होता क्या है इसको मैं बता दूं पहले। तो भाबर ऐसा क्षेत्र है जैसे कि शिवालिक हिमालय था, उस शिवालिक हिमालय से जो नदियां इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये जो भाबर प्रदेश है इस क्षेत्र में नदियां प्रवेश करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नदियां हैं अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है, और उन अवसादों में कंकड़, बालू और पत्थर की अधिकता होती है, ठीक। और उस अधिकता के कारण ये जो नदियां हैं इस क्षेत्र में अदृश्य हो जाती है, यानी कि ये नदियां इस क्षेत्र में, कौन से? भाबर क्षेत्र में अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। जिस कारण से ऐसा माना जाता है कि जो भाबर क्षेत्र है ये कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को, यानी ऊपर वाले भाग को, उत्तर वाले भाग को क्या बोलते हैं? भाबर। इसमें नदियां क्या हो जाती है? अदृश्य। क्या ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। जब इसके दक्षिण वाले भाग की हम बात करें तो यह वाला भाग कहलाता है हमारा तराई। अब तराई की बात करें तो ध्यान रखना, जो नदियां भाबर क्षेत्र में अदृश्य हुई थी, वही नदियां जो है इस तराई क्षेत्र में आकर क्या हो जाती है? दृश्यमान होने लगती है। यानी कि इस क्षेत्र में आकर ये नदियां क्या होने लगती है? दिखने लगती है। और इस वाले क्षेत्र में आने के बाद ये नदियां जो है छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में विभक्त हो जाती है, और होने के कारण यहाँ पर क्या है? दलदल वाला क्षेत्र बन जाता है। और दलदल वाला क्षेत्र बनने के कारण साथियों ध्यान रखिएगा, ये वाली भूमि जो है ये कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि तराई जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए योग्य भूमि होती है, और यहाँ पर जो भाबर क्षेत्र है ये कृषि के लिए योग्य नहीं होती है। तो ये दो भाग पढ़े आपने। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी? बांगर की, और आगे बात करेंगे खादर की। तो ध्यान से सुनिएगा, जो बांगर का भाग है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और पंजाब, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और कौन सा राज्य आपका? पंजाब। उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में आपको कुछ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी कौन सी भूमि? बांगर। सर ये होती क्या है? तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि जो नदियाँ जब नदियों में बाढ़ आती है, और बाढ़ के दौरान किसी समय नदी का पानी बाहर तक चला गया किसी एक अदर क्षेत्र पर, और अगले साल वहां पर पानी वापस नहीं जा पाया, ठीक। तो वहां पर क्या है, या फिर हमको उसको शुद्ध हिंदी में बोलें कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उस पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग को क्या बोला जाता है? बांगर। और ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, इसी में छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कंकड़ों के कारण इसे हम बोलते हैं भाई रेह और कल्लर। कि बांगर जो भूमि होती है या जो बांगर क्षेत्र है, उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेह और कल्लर। और ये जो बांगर जो क्षेत्र होता है, ध्यान रखना, ये भी कृषि के लिए योग्य
नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें जो पानी होता है, ये जो बांगर वाला जो क्षेत्र है, इसमें यदि हम पानी की बात करें या जल की बात करें तो इसमें जो जल है, जल मिलेगा लेकिन गहराई में। क्वेश्चन बनेगा कि भाई यदि बांगर वाले क्षेत्र में जल प्राप्त होता है तो गहराई या छिछले या ऊपरी तौर पर, तो ध्यान रखना जल जो मिलेगा इसमें कहाँ पर मिलेगा आपको, गहराई में मिलेगा। किस वाले क्षेत्र में आपको, बांगर वाले क्षेत्र में। ठीक, अब हम बात करें खादर की, तो खादर की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना ये खादर वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ठीक, प्लस यदि हम बात करें बिहार, और यदि हम बात करें एक और राज्य क्षेत्र तो पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं कि जो मैंने केवल लिखा इसी में मिलेगा, यहां पर इनकी अधिकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में किसकी अधिकता है, खादर की। अब खादर क्या है तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यदि मैं लिखूं सबसे सरल भाषा में तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है साथियों, तो ध्यान रखना वो बोला जाता है खादर। जहां पर नदियों के द्वारा हर साल अवसाद बहाकर लाया जाता है जिस क्षेत्र पर, तो वहां पर हर साल नई मिट्टी आती है। ठीक, तो उस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और खादर जो है ये उपजाऊ के लिए या कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कृषि के लिए क्या है, कृषि के लिए योग्य क्षेत्र है कौन सा, आपका खादर। और इस खादर क्षेत्र में जो मिट्टी बहकर आती है, ध्यान रखना इस क्षेत्र में जो मिट्टी बहकर आती है उस मिट्टी को, या जो इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं काप मिट्टी। क्वेश्चन बनेगा कि इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कौप मिट्टी। मिट्टी के टॉपिक में या मृदा के टॉपिक में हम बहुत सारी मृदाओं के बारे में बात करेंगे, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे। लेकिन यहाँ पर खादर की यदि बात करें उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कौप मिट्टी। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई जो बांगर क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी को किस नाम से, रेह और कल्लर के नाम से जाना जाता है। मैंने नहीं लिखा क्या, मैंने बताया आपको कि इस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेह और कल्लर। ठीक, अगला जो भाग है इसी में वो है डेल्टा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, डेल्टा क्या होता है। हालांकि आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कि जो खादर है उस खादर का बड़ा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, डेल्टा। छोटा सा एग्जांपल मैं दूं तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे कि यहाँ से इधर से आती है ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है और मिलने के बाद ये अंतिम रूप से जो यहाँ पर इसका अवसाद बहकर आता है इसके अंतिम छोर पर बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर जो है एक अपना विस्तार जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, यानी त्रिकोण आकृति का निर्माण होता है। तो जो सबसे बड़ा भाग होता है खादर का वही आपका क्या कहलाता है, डेल्टा। आप सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। हम उसकी बात करेंगे आने वाली क्लास में। तो ये आपने 4 भाग देख लिए, 5 भाग, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। साथियों ये जो 5 भाग हमने पढ़े, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये हम सामान्य रूप से कहें तो ये किसके आधार पर है, तो ध्यान रखना ये जो 5 भाग हैं ये हैं उच्चावच, यानी कि ऊंचा नीचा जो क्षेत्र है उसके आधार पर, या भौतिक लक्षणों के आधार पर, या भौतिक लक्षणों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है उत्तर भारत के विशाल मैदान को। अब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर, यानी कि किस क्षेत्र में इसका कौन सा भाग है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं इसके प्रादेशिक भूभाग की, कि भाई प्रदेश के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा, प्रादेशिक भूभाग। तो प्रादेशिक भूभाग की यदि हम बात करें तो उस प्रादेशिक भूभाग के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है इसका पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। मैं सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको। पंजाब का मैदान। दूसरा भाग है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तीसरा जो भाग है वो है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। और अगला जो भाग है वो है आपका चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, तो ये 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है इसको। ठीक,
अब सबसे पहले मैं इन चारों को बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, वो यह है कि ये मान लीजिए गंगा नदी है या मान लीजिए सिंधु नदी है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कौन सी नदी, सिंधु नदी। और ये वाला जो भाग है एक और ये लिख दिया मैंने कौन सा, सतलज नदी। ठीक, तो जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो क्षेत्र स्थित होता है उस क्षेत्र को ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस क्षेत्र को बोला जाता है दोआब। यानी कि दो नदी वाले भाग के बीच में, दो नदी के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को जो नाम दिया गया है वो क्या है, दोआब। ऐसे दोआब के उदाहरण आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो सिंधु नदी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, यानी कि जब मैं नदियों का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। कहाँ पर, जैसे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है, उस वाले टॉपिक में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे दोआब। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा बारी दोआब, रिश्त दोआब, या फिर आपने सुना होगा यहाँ पर रेचना दोआब, सिंधु सागर दोआब। ऐसे सारे दोआब जो हैं वो मैं आपको नदी वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला भूभाग जो लिखा है वो है पंजाब का मैदान। तो देखिए पंजाब के मैदान के बारे में क्या जानकारी है। पंजाब, ये पंजाब का मैदान है कहां पर, तो पहले तो हमें ये स्पष्ट होगा कि भाई पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित है ये वाला मैदान। अब पंजाब वाले क्षेत्र में कहां पर, तो ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोगों ने सुना होगा सिंधु नदी के बारे में। ठीक, और इस सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, और वो सहायक नदी कोई एक नहीं है, लगभग यहाँ पर आपको 5 सहायक नदी देखने को मिलेगी। वो 5 सहायक नदी कौन कौन सी मैंने अभी बोला, जैसे कि झेलम है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, झेलम, चिनाब है, रावी है, सतलज है और व्यास है। चलो मैं लिख देता हूँ, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियाँ। इन 5 नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में जो मैदान है, उस मैदान को जो कहा जाता है, ध्यान रखना, वो क्या बोला जाता है, पंजाब का मैदान। और ये जो पंजाब का मैदान है केवल हमारे भारत में ही विस्तृत नहीं है, बल्कि भारत के अलावा ये वाला भूभाग है जिसे हम बोलते हैं साथियों क्या, पाकिस्तान। ठीक, ये पाकिस्तान में भी विस्तार है किसका, पंजाब का मैदान का। कैसे कि ये तो सिंधु नदी है, आप सभी लोगों ने सुना होगा ये वाली। ठीक, और इसकी जो सहायक नदी है ये, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, सतलज है, व्यास है, ये जो सहायक नदियां हैं ये पाकिस्तान में भी प्रवेश करती है। ठीक, तो उस कारण से जो पंजाब का मैदान है ये भारत और पाकिस्तान दोनों में है। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, भारत में है या पाकिस्तान में, तो ध्यान रखना हम लगाएंगे क्या, पंजाब का मैदान भारत, लेकिन भारत आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पंजाब का मैदान है इसका ज्यादा विस्तार जो है वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या है इसका सर्वाधिक विस्तार। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बस ऐसे ही गलत होंगे आपके। सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहां पर है, हमारा पाकिस्तान में। ठीक, किस मैदान का, पंजाब के मैदान का। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान की, कि गंगा का मैदान कहां पर है। तो साथियों जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदी है, जैसे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, यमुना है, ये जो सहायक नदी है इसकी, उस सहायक नदी वाले क्षेत्र को या उस वाले भूभाग को जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, गंगा का मैदान। और ये जो गंगा का मैदान है इसका ज़्यादातर जो विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर तो हो गया हमारा काम ये। अब जो नदी है गंगा नदी, ठीक, उस गंगा नदी की जो सहायक नदी है ये वाले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ऐसी जो नदी है उस वाले क्षेत्र को हमने क्या बोला है, गंगा का मैदान। साथियों ये जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान को और भी कुछ भागों में विभक्त कर दिया है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे इसके 3 भाग आते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और एक भाग है निम्न गंगा का मैदान।
निम्न गंगा का मैदान। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई गंगा के मैदान को भी कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 3 भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और एक और कौन सा है, निम्न गंगा का मैदान। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने लिखा है मध्य गंगा का मैदान, ये जो मध्य गंगा का मैदान ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ से। ध्यान रखना, जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, आपका मध्य गंगा का मैदान। क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, क्योंकि वो क्षेत्र बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और वो जो क्षेत्र है वो किस मैदान में है, मध्य गंगा के मैदान में। और ध्यान रखिए, इसी मध्य गंगा का जो ये जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान में जो मध्य गंगा का मैदान है, उस मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील पाई जाती है। कैसी झील पाई जाती है, गोखुर झील पाई जाती है। ठीक, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गोखुर झील का मतलब क्या, अब कोई विद्यार्थी तो समझ रहा होगा कि गाय और बैल की जो खुर होती है उसके समान की जो झील होती है उसे हम बोलते हैं गोखुर झील। लेकिन ध्यान से सुनिए, समझिए, वो आखिरकार होती क्या है कि जो नदियां कुछ विसर्प आकृति में बहती है, सांप की आकृति में प्रवाहित होती है। ठीक, और जब ये प्रवाहित होती है तो जब इनका प्रवाह, इस किसी नदी का प्रवाह तेज होता है और तेज होने के कारण जब ये मोड़ ना आकर ये सीधी बहने लगती है तो बीच वाला जो भाग निर्मित होता है ये वाला, इस वाले भाग को बोला जाता है गोखुर झील। इस वाले भाग को क्या बोला जाता है साथियों, गोखुर झील। कोई तो समझ बैठा कि अरे मजा आ गया, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील। अब ये 2 भाग पढ़ लिए हमने, कौन कौन से, पंजाब का मैदान और दूसरा भाग कौन सा मैदान, गंगा का मैदान। अगला जो भूभाग है वो कौन सा है, राजस्थान का मैदान। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो राजस्थान का मैदान है, इस राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ पर है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम पर्वत पठार की चर्चा करेंगे, लेकिन पर्वत पठार से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने सुना होगा कि गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रेंज वैली तक एक पर्वतमाला है, जो प्राचीनतम पर्वतमाला है, अरावली। तो उस अरावली के पश्चिम वाले क्षेत्र में विस्तार हुआ है। ध्यान रखना, अरावली के पश्चिम वाले क्षेत्र में ये है अरावली। ठीक, ये अरावली के पश्चिम वाले क्षेत्र में विस्तार है किस मैदान का, राजस्थान के मैदान का, जहां पर आप सभी को पता है कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर आपको पता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसे हम बोलते हैं थार मरुस्थल, इसी क्षेत्र में है। दूसरी बात, आप सभी लोगों ने सुना होगा यहाँ पर कि जो सफ़ेद मरुस्थल जो है, वो सफ़ेद मरुस्थल यहाँ पर कक्ष के रण को बोला जाता है। हम उसकी बात करेंगे अभी भारतीय मरुस्थल में। राजस्थान का जो मैदान है, इस राजस्थान के मैदान में ही आप सभी को पता है एक अंतःस्थलीय झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है सांभर झील। कौन सी झील है, सांभर झील। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भाई सांभर झील किस मैदान में है, तो राजस्थान के मैदान में है। और यही जो कि कैसे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है। ठीक, और ध्यान रखना कैसी है, ये अंतःस्थलीय है, अंतःस्थलीय, यानी कि इसकी जो सीमा है ये समुद्र वगैरह से नहीं लगती है, किस झील की, सांभर झील की। और यहीं पर एक नदी है जो कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी। तो लूनी नदी भी आपकी जो है किस मैदान में है, राजस्थान के मैदान में। तो यहाँ पर एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि जो इस वाले क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के बीच में जो समतल मैदान होता है, पहाड़ियों के बीच में जो समतल मैदान होता है, उस समतल मैदान वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं प्लाया। ध्यान रखना, वो जो भाग है समतल मैदान, कहाँ पर, समतल मैदान पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, तो उसे हम बोलते हैं प्लाया। ठीक, और ये सांभर झील जो है ये एक प्लाया का ही उदाहरण है। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि सांभर झील किसका उदाहरण है, तो प्लाया का उदाहरण है। समतल मैदान कहाँ पर, पहाड़ियों के बीच वाले भाग। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा मैदान है आपका लिखा हुआ, कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा की थी, उसका लास्ट। ठीक,
अभी जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो नदी है वो नदी है ब्रह्मपुत्र, और उस ब्रह्मपुत्र की जो भी सहायक नदी है, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा तिस्ता, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, पगलादिया, इटलाविया, ये सारी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और वो द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है साथियों? माजुली द्वीप है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ध्यान रखना किस मैदान पर है वो? ब्रह्मपुत्र के मैदान पर। और ये है कहाँ पर? तो ध्यान रखना स्थान का नाम आ जाएगा क्या आपका? असम। ये असम सरकार ने इसको एक जिला भी घोषित कर दिया है। किस द्वीप को? माजुली द्वीप को। तो ये जो हमने भाग पढ़े, ये सारे के सारे भाग किसके हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान। 2 मिनट में मैं आपको एक बार सारा का सारा रिकॉल करवा देता हूँ। कैसे? उत्तर भारत का विशाल मैदान जो था शिवालिक के दक्षिण में था, जिसे हमने उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा? 5। भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। भाबर जिसमें नदियां अदृश्य हो जाती है, तराई जो दलदली क्षेत्र होता है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, डेल्टा खादर का ही बढ़ा हुआ भाग। उसके बाद हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान क्या? कि जो सिंधु की आसपास की नदियां, जो सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास के आसपास वाले क्षेत्र में विस्तृत, जिसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर? पाकिस्तान में। दूसरा हमने पढ़ा गंगा का मैदान, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा विस्तार है। और ये जो गंगा का मैदान था, इसको भी हमने 3 भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। मध्य गंगा का जो मैदान था वो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ठीक। और यहीं पर कौन सी झील पाई जाती है? इस वाले क्षेत्र में भी मैंने बोला कौन सी झील? गोखुर झील। और ध्यान रखना, भारत के इस वाले क्षेत्र में भी गोखुर झील मिलेगी झेलम नदी के कारण, क्योंकि झेलम नदी भी इसी तरह विसर्प आकृति से प्रभावित होती है, जो कि वुलर झील उसी का उदाहरण है। अगला जो हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा था? राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में हमने क्या देखा कि अरावली के पश्चिम में है, जहां पर सांबर झील है, लूनी नदी प्रवाहित होती है। अगली बात हमने यहां पर देखा साथियों क्या? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों वाला क्षेत्र, जहां पर कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। तो ये तो हमने बात की किसकी? उत्तर भारत के विशाल मैदान की। अब 2 मिनट हम बात कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। साथियों, जो भारतीय मरुस्थल है, इस भारतीय मरुस्थल के विस्तार की यदि बात करें तो ध्यान रखना, इसका ज्यादातर जो विस्तार हुआ है वो ज्यादातर विस्तार है आपका राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक तो वो है राजस्थान में। क्या केवल राजस्थान में ही है ये? तो ऐसा नहीं है। राजस्थान के अलावा आप देखोगे तो यहां पर पंजाब का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, ठीक। यहां पर कुछ क्षेत्र हरियाणा का आ जाएगा, पंजाब का आ जाएगा, हरियाणा का आ जाएगा, गुजरात का यहां पर कुछ क्षेत्र आ जाएगा, और राजस्थान का। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर कहां पर फैला हुआ है? राजस्थान में। और ये भी आपको पता है कि अभी मैंने बताया था किस पर्वतमाला के दक्षिण में फैला हुआ है ये वाला क्षेत्र? तो ध्यान रखना, ये भी अरावली के, और अरावली की दिशा के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना, अरावली जो है इस अरावली के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है? उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल आपका? ये भारतीय मरुस्थल। और इसे नाम क्या दिया गया है? तो ध्यान रखना, इसे जो नाम दिया गया है वो है थार मरुस्थल। नाम क्या दिया गया इसे? थार मरुस्थल। और ये थार मरुस्थल में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, इस गुजरात वाले क्षेत्र को यहां पर बोलते हैं कक्षिका रण। और जो कक्षिका रण है इसे नाम दिया जाता है सफेद मरुस्थल। क्यों? क्योंकि यहां पर लवण की मात्रा अधिक होती है उसके कारण। और दूसरी बात ध्यान रखना, मैंने सफेद मरुस्थल बोला है, ना कि शीत मरुस्थल, जो कि आपका कहां पर है? लद्दाख में। अभी ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो नदियां हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई लूनी नदी थी, ये जो नदी है यहां पर वर्षवाहिनी नहीं है, बल्कि यहां पर जो नदियां प्रवाहित होती है, ये नदी जो है मौसम के आधार पर बहती है। मौसम के अनुसार, यानी कि मौसम के अनुसार क्या होती है? ये प्रवाहित होती है। सर मौसम के अनुसार प्रवाहित कैसी? कि जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, तो इनमें पानी आना प्रारंभ
हो जाएगा। ऐसी नदियां मिलती हैं आपके किस क्षेत्र में? भारतीय मरुस्थल वाले क्षेत्र यानी थार मरुस्थल वाले क्षेत्र में। और यही वो जो क्षेत्र है जिसमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जहां पर जो झाड़ियों वाला जो इलाका है या झाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, झाड़ियों वाला क्षेत्र या झाड़ियों का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ है वो इसी वाले भाग में हुआ है, थार मरुस्थल में। ठीक, तो आज के क्लास में आपने पढ़ा उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में और भारतीय मरुस्थल के बारे में। जय हिंद, जय भारत।